अच्छा, सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे हैं? अच्छा, लगभग 40% बच्चे, और बाकी सब हिंदी मीडियम से होंगे। चलो, ये अच्छी बात है। तो शुरू करें? रेडी? क्यों रेडी है? सब स्टार्ट है? कैमरा वैमरा सब शुरू है? कैमरा तो वहाँ जा रहा उधर, सरस्वती जी की फोटो ले रहा है तो है? सही है सर, सही है। उधर रहेगा इस पर कैसे? हाँ, अब सही है। इतना तो भाई हमें भी बता। अब ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करें? ठीक है, तो आज पॉलिटी की क्लास है। अच्छा, मैं अपना परिचय कर दूं तो मेरा नाम नीरज है, ठीक है, नीरज कुमार, और मैं ट्रेजरी में, जो मेरठ कचहरी में ट्रेजरी है, वहाँ पे अकाउंटेंट के पद पे हूँ पिछले 6 सालों से, ठीक है। और पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आपके सामने हूँ, और वैसे काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ। और यूट्यूब पर भी मेरा एक चैनल है, अगर अच्छा लगा तो मैं बता दूंगा, बाद में उसे देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, बाद में देख लेंगे वो। तो मैं पहले पिछली बार जब लेक्चर में आया था आपके नए वाले बैच में, मैंने इंडियन पॉलिटी का 2 चीज़ आपको पढ़ाई थी। एक तो सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने पढ़ाया था। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो मैंने पढ़ाई थी, और उसके बाद मैंने प्रीएम्बल भी शायद पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे मुझे लग रहा शायद नए हैं, तो मैं सोचा था उसको रिवाइज एक बार कर दें थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि जो आगे वाली चीज़ है वो छूटे ना, क्योंकि अगर नए स्तर से पढ़ेंगे, पुराना नहीं पढ़ पाएंगे तो मतलब एक वो नहीं बन पाएगा ना, फ्लो नहीं बन पाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड से पुराने वाला हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल भी मेरे लेक्चर है, कल भी मेरी क्लास होगी, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके जितने भी आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो बैठे बैठे क्लास में याद हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं हो सकता है वो जानते हो इस बात को, आपको घर जाके बिल्कुल भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं क्लास में पढ़ा दूंगा वो समझ लेना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा परमानेंट। आप जब शाम को घर जाओगे तो आपको लगेगा कि हम आज ये क्लास में से लेके जा रहे हैं। और ये केवल आज की क्लास की बात नहीं है, जब भी आप पढ़ने जाओ, पढ़ाई में जितना भी समय आप यहाँ पे देते हो, तो उस समय में आपको कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप वास्तव में लेके जाओगे, ठीक है। जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं अपने सोल्व करके देखना। यदि वे सोल्व होते हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारे आंसर मिल रहे हैं हमें, तो लगेगा कि हाँ आपका भी समय और मेरा भी समय क्या हो गया, वसूल हो गया। पढ़ाने का जो फायदा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अभी और बच्चे आ रहे हैं, कैसे टाइम वाइम का ध्यान नहीं रखते क्या? अच्छा, आते रहते हैं और ऐसे जाते भी रहते होंगे। अच्छा, ये 2 कुर्सी स्पेशल है बच्चों के लिए, टॉपरों के लिए क्या ये? अच्छा अच्छा, नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान। अच्छा, भारत का नक्शा बना सकते हैं सब? एक बार बनाना कॉपी पे, भारत का नक्शा बनाओ। आता है? चलो देखते हैं, बन गया? अरे इतनी देर में तो बन जाना चाहिए। अगर आप वास्तव में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 सेकंड में नक्शा बन जाना चाहिए। बना किसी का? अरे कुछ तो सोच रहे, अभी भी सोच रहे कि बनाए या ना बनाए। ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करनी है तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ईमानदारी के साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। नक्शा बनाने में कंजूसी ना करें। अपने देश के तो बना रहे, कौन सा पाकिस्तान का बना रहे? क्यों? अगर मैं कह दूं कि इनके अंदर राज्य भी बनाए तो पूरा घंटा खराब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर अंदर तो राज्य भी बना देने चाहिए। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए यदि वास्तव में आप सिविल सर्वेंट है तो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तैयार कर दूंगा आप सबको। बन गया? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दिखाओ भाई, सुपर। छापा है क्या? ऐसे लग रहा, आ जाओ। अरे जी, अरे वाह, सुपर, गजब। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाइए सब। हमारा जो टॉपिक चलेगा पहले देख लेते हैं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, अनुसूचियां क्या हैं, भाग क्या हैं, ठीक है। और आईपीसी का नाम आपने सुना होगा, सीपीसी का नाम आपने सुना होगा, ये सब चीजें क्या हैं मैं पहली क्लास में बता चुका, लेकिन मैं सोच रहा कि ज्यादातर बच्चे नए हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ठीक है। देखो, देश को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? संविधान की। एक बार देख लेते हैं।
अच्छा दिखाई दे रहा सबको, दिखाई दे रहा ना, ठीक है। अच्छा ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ही दिखाई देता वैसे तो, लेकिन ब्लैक शायद यहाँ है नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा फोकस करोगे ध्यान से तो दिख जाएगा। देखो, देश को चलाने के लिए संविधान, अब ध्यान से बैठ जाओ भैया, शांति से, बिल्कुल। इसको बंद कर दें क्या गेट को, ऐसे खुला रहेगा? अब कोई आना जाना तो नहीं किसी को? अब आप 1.5 घंटा अपना मुझे दे दो, देखो मैं आपको क्या क्या देता हूँ। इसको बंद कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। शांति के साथ अब बिल्कुल फोकस करें पढ़ाई में। देश को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? संविधान की, ठीक है। यह है मान लो संविधान, शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाना, आवाज पे भी ध्यान रखना, ठीक है। संविधान, ठीक है। एक होता है आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी को ध्यान रखना, ऐसे लिखते हैं, सी, पी और सी कैपिटल में लिखा जाता है, आर को शॉर्ट में लिखते हैं ना, अरे सॉरी, ठीक है। तो सीआरपीसी में क्या होगा? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ, संविधान में क्या क्या चीजें होती है देख लेते हैं। देखो इनमें संबंध क्या होते हैं आपस में। संविधान में हमें देखने को क्या मिलते हैं? संविधान में हमें देखने को मिलते हैं भाग, भाग देखने को मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? अनुच्छेद, और क्या देखने को मिलते हैं? अनुसूचियां, हाँ शेड्यूल जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हमें कहां देखने को मिलती है? संविधान में, ठीक है। अब बात आती है आईपीसी। आईपीसी में क्या होती है? सेक्शन, धाराएं, है ना। आईपीसी में होती है धाराएं, ठीक है। और सीआरपीसी, इसमें भी धाराएं होती हैं। अच्छा, इसका काम क्या क्या होता है? देखो, संविधान हमें सिखाता है कि हमें काम कैसे करना है, हमें जीना कैसे, हमें अपनी दिनचर्या कैसे बनानी है, हमें ऑफिस में कैसे काम करना है। ये सब चीजें कहां सिखाता है? तैयार करता है संविधान, ठीक है। यदि बात बिगड़ जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास। पुलिस जिस हिसाब से कार्य करता है वो होती है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। पुलिस किस हिसाब से कार्य करती है? आईपीसी के हिसाब से। ये पुलिस के लिए, ठीक है। हालांकि ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ते। एसआई की अगर तैयारी करते हैं तो एसआई में आईपीसी और सीआरपीसी एग्जाम में आता है, लेकिन फिलहाल सिविल सर्विस में या फिर किसी भी अन्य एग्जाम में आईपीसी और सीआरपीसी सिलेबस में नहीं है, पढ़नी नहीं है। लेकिन बस हमें समझना है कि संविधान क्या चीज है, आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या चीज है, ठीक है। तो पुलिस जब कार्रवाई करती है तो किसके हिसाब से कार्रवाई करती है? आईपीसी के हिसाब से। इसमें धाराएं हैं, आईपीसी, हमें कोई धारा नहीं पढ़नी, बस बेसिक सा समझना था। पुलिस किस हिसाब से कार्रवाई करती है? आईपीसी। अब जब बात कोर्ट में जाती है, जज साहब के सामने, ठीक है, वो सीआरपीसी के हिसाब से कार्य करते हैं। कोर्ट अपनी जो सजा सुनाता है, अपनी जो कार्रवाई करता है, वो सीआरपीसी के हिसाब से। क्रिमिनल, सीआर का मतलब होता है क्रिमिनल। देखो ये लिखा पता होना चाहिए, लिखा कैसे जाता है? सी कैपिटल आर स्मॉल में, क्योंकि सीआर का मतलब होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या चीजें हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। हमें पढ़ना क्या है? संविधान, पूरा संविधान हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ने। लेकिन बेसिक चीजों को समझने के लिए मैंने चार्ट बनाया था, हो सकता है आपकी समझ में आया होगा। समझ में आ गया? आईपीसी इंडियन पेनल कोड पुलिस के लिए, ठीक है, और सीआरपीसी कोर्ट के लिए, जज साहब के लिए, ठीक है। और हमें पढ़ना क्या है? संविधान। अब संविधान में देखते हैं कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होते हैं और अनुसूचियां क्या होती हैं, ठीक है। अभी मिटा दूं, लिख ले सबने, लिखते रहे, लिखना बहुत जरूरी है। देखो नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो दिमाग से निकल जाती हैं, बाद में जब रिवीजन करना होगा तो आपको नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने और चित्र की सहायता से बनाओगे तो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहते हैं, और 2-4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो चीजें परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती हैं, ठीक है। वो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। मिटा दूं? अब संविधान को समझने के लिए देखो मैं हर बार एक एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हो सकता है उन्होंने ये चीज पहले भी देखा हो, जो पहले मेरी क्लास में थे संविधान में। जैसे कि एक किताब होती है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा संविधान का। जैसे मैथ की किताब है, काय की किताब है? मैथ की किताब मान लो। अच्छा, एक किताब में क्या क्या चीजें होती हैं? चैप्टर होते हैं, ठीक है। चैप्टर होते हैं ना किताब में, चैप्टर होते हैं।
ठीक है, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर, ये फोर्थ चैप्टर और ये फिफ्थ चैप्टर। मान लो मैथ की किताब में 5 चैप्टर हैं, हर चैप्टर का अपना एक नाम होता है। पहले चैप्टर का नाम क्या दे दें? टाइम एंड वर्क दे दें, ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम हमने दे दिया मान लो प्रतिशत, ठीक है। और तीसरा चैप्टर, उसका नाम क्या दिया हमने? चलो इंटरेस्ट दे दिया, और एक P&L दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका भी एक हमने ऐसे करके XYZ नाम दे दिया। तो ये सब तो होता है। इसके बाद किताब में क्या होता है? इसके बाद जब हम किताब में देखते हैं तो उसमें पेज नंबर भी होते हैं ना। हम देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, वो पेज नंबर, देखो ये है चैप्टर शॉर्ट में, ये नेम चैप्टर के है ना, और यहाँ क्या है? पेज नंबर। ध्यान से समझना, बहुत आसान सी चीज है। संविधान अध्ययन तो यही समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल क्या होते हैं और भाग क्या होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर के नाम और यहाँ पेज नंबर। देखो जैसे कि पहला चैप्टर है टाइम एंड वर्क, तो हमें देख रहे कि जो पहला चैप्टर है वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक खत्म होगा। पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ? पेज नंबर 5 पे खत्म हुआ। अब अगला जो दूसरा चैप्टर होगा, पेज नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा। यानी दूसरा जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वो कहां से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा, और मान लो 11 तक जाएगा, जहां तक भी जाएगा XYZ, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर जो इंटरेस्ट था वो कहां से जाएगा? पेज नंबर 12 से स्टार्ट होगा, और ये बड़ा चैप्टर कहां तक जाएगा? 35 तक। कुछ बच्चे समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमें किताब में देखने को मिलता है, होता है नहीं? ऐसे तो होता है, ठीक है। और ऐसे ही संविधान में है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब देखो कैसे, ये चीज समझ में आ गई। अब इसकी जगह हम फिट कर देंगे अपने संविधान को। अभी हमारा क्या है? संविधान। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा? नहीं, चीजें समझ में आ रही ना? अच्छा, CBSE वालों को दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब ये संविधान है। संविधान में भी क्या है? जैसे इसमें चैप्टर थे ना, उसमें पार्ट्स हैं। बैठ जाइए। उसमें क्या मिलेंगे? भाग मिलेंगे, ठीक है। मैथ की किताब में हमने देखा था, मैथ की किताब में क्या थे? चैप्टर थे, लेकिन उसमें चैप्टर नहीं है, उसमें क्या है? भाग हैं। और कितने भाग वर्तमान में संविधान में है? 22 भाग हैं टोटल। और यदि कुछ जोड़ दिए जाए, काम भी कर दिया जाए तो 25 बैठ जाते हैं। लेकिन ये मान के चले संविधान में, पूरे संविधान में 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर मान लो या 22 भाग मान लो, ऐसे करके 1 2 3 4 5 इस तरह से 22 के 22 भाग हैं। मेरी 2-4 क्लास हो जाएगी तो उसके बाद सारे आपके सीरियल वाइज याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, साधारण तरीके से भी खेल में चीजें याद हो जाएंगी आपके, ठीक है। तो संविधान में क्या है? संविधान में भी भाग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और जैसे मैथ की किताब में हम देख रहे थे, हर चैप्टर का एक नाम होता है, ऐसे संविधान में भी नाम है नहीं? ठीक है। जैसे संविधान का जो पहला भाग है वो क्या है? यूनियन एंड उसकी स्टेट्स, ये तो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, हिंदी में अगर बात करें, है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और जो संविधान के चैप्टर 2 यानी भाग 2 की बात करें तो क्या है? सिटीजनशिप या फिर नागरिकता। ऐसे सेम जैसे किताब में था मैथ की, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नागरिकता, हाँ ठीक है। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल राइट्स, है ना, मूल अधिकार, ठीक है। फोर्थ में DPS भी है ना, आपको पता है। फिर 5 में यूनियन है। इस तरह से चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। अब बात आती है, जैसे कि मैथ की किताब में पेज नंबर थे ना, इसमें पेज नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे आर्टिकल। क्या मिलेंगे? आर्टिकल। अब यहां पेज नंबर गायब हो जाएगा, आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल, पहले वाले भाग की बात करें, भाग का नाम है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा और 4th पे खत्म होगा, ठीक है। हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल तो हम एक बार ओवरव्यू ले रहे कि संविधान के अंदर चीजें जुड़ी कैसे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। और आपके समझ में भी आ रहा होगा, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। और जो दूसरे वाला चैप्टर है या दूसरे वाला पार्ट है, दूसरे वाला भाग है, उसका क्या नाम है? नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। तो सिटीजनशिप कहां से स्टार्ट होगी? तो कोई 4 से खत्म हुआ तो ऑब्वियसली है कि 5 से स्टार्ट होगा, 5 से 11 तक। तीसरे का नाम क्या है? फंडामेंटल राइट्स, है ना, मूल अधिकार। ये 12 से स्टार्ट होगा और 35 तक स्टार्ट होगा, है ना, ऐसे तो है। फिर ये वाला DPS भी कहां से स्टार्ट होगा? 36 से 51 तक। यहाँ पे यूनियन है,
ये 52 से स्टार्ट होगा 151 तक। ऐसे संविधान में एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। इस चार्ट को बना लो, ये भी आपके काम आएगा बाद में। नोट्स आप भी बना लो। और जी बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक वाला है नहीं यहाँ पे, ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा होता है। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, हम पढ़ाएंगे सारी चीजें। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप, और बिल्कुल साधारण भाषा में। क्यों हंसी आ रही है? समझ में आ रहा ना? आगे चलें, ये चीज समझ में आई सबके? कोई डाउट? ये बना लिया आपने? देखो, अगर नोट्स में चित्र बनाते हैं ना तो आपके नोट्स भी अच्छे होते हैं और चीजें याद भी रहती हैं। ठीक है, तो चित्र बना लिया करो। अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका मिला तो ज्योग्राफी में तो चित्र ही चित्र बनाऊंगा मैं, हैं? हाँ हाँ, चित्र ही चित्र होता है उसमें, तो चित्र जरूरी है। चलो आगे चलें। अच्छा, ये दिखाई दे रहा ना ब्लू वाला लास्ट तक? हाँ, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो हो गया सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता। बहुत जल्दी जल्दी करके मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और लिखाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता वैसे तो पढ़ा चुका हूं, लेकिन ज्यादातर बच्चे नए हैं। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ चुके हैं पॉलिटी का पहले वाला लेक्चर? मुश्किल से 2, 4, 2, 6, 15, 16 बालक हैं, बाकी सब नए हैं ना। चलो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेंगे, वो आप सबका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषता, आप हेडिंग डालिए भारतीय संविधान की विशेषता, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहली विशेषता। अच्छा, आप तो बता भी सकते हैं क्या क्या संविधान की विशेषता है, बता सकते हैं आप? कोई सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहेंगे हम, है ना? लिखित। और आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं आई? बाकी सबकी आवाज आ रही है, आप ही की नहीं आ रही। अरे शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, वेरी गुड। और वेरी गुड। हाँ ठीक है, और बस फंडामेंटल राइट्स, वेरी गुड। और एकल नागरिकता, वेरी गुड, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। और आपको तो सब आता है। हाँ जी चलो ठीक है, लिखिए। हाँ, पहला भारतीय संविधान की विशेषता में सबसे पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। ये हमारी हेडिंग होगी। ठीक है, इसमें आप लिखिए। अच्छा, अगर हम किसी चीज को बड़ा बता रहे हैं, ये लंबा है, तो हम मतलब और देश है तो और देश का इससे छोटा होगा। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले अमेरिका, इसके नीचे लिखिए अमेरिका, 7 अनुच्छेद। अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। अमेरिका 7 अनुच्छेद। ऑस्ट्रेलिया 128। हेलो जी, अच्छा मैं देख लूँगा, मैं देख के बताऊँगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँगा। अच्छा, आप मुझे, ठीक, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना दोनों का नाम लिख दो बस एक बार। देखो मेरे पास ना आपके ऑफिस के साथ साथ और लोग का भी आता है, तो मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे नाम लिख दो, विद वाइफ, है ना? अरे तो नाम तो लिख दो, एक तो पवन का और एक प्रदीप का। प्रदीप की वाइफ का नाम लिख देना। ठीक है, हाँ हाँ, ये लिख देना, थोड़ा सा दिमाग से निकल जाएंगे, मैं अभी ऑफिस से बाहर था कहीं। ठीक है सर, सॉरी। हाँ, अमेरिका के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? केवल 7। ऑस्ट्रेलिया में 128। कनाडा
147। अब देखते हैं भारतीय संविधान। अच्छा, जब भारतीय संविधान की बात होती है तो दो तरह से संविधान होंगे, एक तो मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान। मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान की स्थिति, और वर्तमान संविधान जो आज का संविधान है, करेक्शन होने के बाद संविधान। ठीक है, तो हम दो चीजें देखेंगे, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। ये मूल संविधान और अब देखेंगे वर्तमान संविधान। दिखाई दे रहा सबको, और हैंड राइटिंग भी समझ में आ रही ना, ऐसी है बस थोड़ी सी। ठीक है, मूल संविधान में बात करें तो पहले भाग देख लेते हैं। भाग हो जाएगा और तुम्हारे क्या होंगे, अनुच्छेद हो जाएंगे और अनुसूचियां हो जाएंगे, है ना। और वर्तमान में भी यही चीजें हैं, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने भाग थे, कोई बता सकता है? 22। वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? देखो, मतलब समझ लो, काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग 22 तक ही है, 23 कोई भाग नहीं है, 24 कोई भाग नहीं है। लेकिन क्या हुआ ना, कुछ को ऐड कर दिया का करके, है ना, जैसे 4 का मौलिक कर्तव्य ऐड किए, एक नया भाग जोड़ दिया गया, ऐसे करके बीच में कुछ ऐड कर दिए गए, काउंटिंग 22 तक ही रहेगी। लेकिन यदि हमने जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और ये 4A, अब काउंटिंग तो 4 तक ही है ना, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे 5 हैं, तो समझ गए ना, भाग 22 हैं। लेकिन वर्तमान संविधान में 25 भाग, 22 मान लो या 25 मान लो, बस तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि 22 का मतलब क्या है और 25 का मतलब क्या है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब बात आती है अनुच्छेद की। अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान मूल संविधान में? कितने हैं? 395। ठीक है, और वर्तमान में 465 से लगभग ज्यादा है। लेकिन काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग में कितने बैठेंगे? अगर सीरियल वाइज काउंटिंग करेंगे तो 395 बैठेंगे, 396 का नहीं है। वो क्या है, ABCD करके जो का खा करके ऐड कर दिए गए हैं वो सब हैं। ठीक है, अब बात आती है अनुसूचियां की। 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, वर्तमान में कितनी है? ये वास्तव में 12 है, इनकी काउंटिंग भी 12 है। ये ऐसा नहीं है का खा ऐड करके, ये वास्तव में टोटल 12 काउंटिंग है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? नहीं समझ आ रहा ना जी? शेड्यूल, अच्छा, मूल संविधान को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो, ये प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और भाग को तो पार्ट बोलते हैं, अनुच्छेद को आर्टिकल, अनुसूचिया को शेड्यूल बोलते हैं। समझ में आ रहा सभी के? कोई डाउट? इधर से आवाज नहीं आई, इनकी समझ नहीं आ रहा शायद। समझ में आ रहा? ठीक है, आगे चले। ये चीजें समझ में आई तो देखो, इनके आधार पे हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद थे, है ना। अमेरिका में कितने थे? केवल 7। और यहां पे देख लो, यहां कितने सारे हैं? 400 पहुंच रहे। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इनसे कम ही है। तो ये जबकि सबसे बड़े देश है, ये अमेरिका अपने आप में बड़ा देश है, कनाडा अपने आप में बड़ा देश है, भारत तो उनसे छोटा ही है, लेकिन उसके बाद भी भारत में इतनी सारी चीजें हैं, अनुसूचियां भी हैं। तो उसके बाद यहाँ देखो काफी बड़ा है ना, तो कंपैरिजन अगर हम सबसे करें तो वास्तव में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, क्या वो कोई दिक्कत है? बंद हो गई। अच्छा, हाँ, दूसरी नंबर 2 हम क्या पढ़ रहे हैं? हम संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं ना। तो पहली विशेषता में हमने क्या देखा? पहली विशेषता में देखा कि भारतीय संविधान लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, और वास्तव में है नहीं, हमने देख लिया और कंपैरिजन भी कर लिया ना। तो दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? विभिन्न स्रोतों से विहित, अन्य स्रोतों से बना हुआ ना। भारतीय संविधान बहुत सारे देशों से लिया गया है या नहीं? जैसे अगर हम ठीक है, बहुत सारे सोर्सों से मिलकर हमारा संविधान बना है। जैसे लिख लें, जर्मनी से क्या लिया गया? इमरजेंसी या आपातकाल। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था। फ्रांस, वेरी गुड,
संघात्मक व्यवस्था, इंग्लिश में इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, फेडरेशन। फेडरेशन संघ होता है ना, यूनियन होता है, फेडरेशन होता है ना, मैं पढ़ाऊंगा आगे ये सब चीजें। फेडरेशन लिख लो। फ्रांस से गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? चुनी हुई सरकार, ठीक है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जनता जिसे चाहेगी वो राजा बनेगा ना, ठीक। दक्षिण अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, बिल्कुल। ये चीजें तो याद भी होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, हमने एक हेडिंग दी है अन्य स्रोतों से विहित, यानी हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे संविधानों से है, तो उसको हम देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो ऐसा है ना, ठीक है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका से क्या लिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स। रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज। आयरलैंड डीपीएसपी। और बाकी अपने घर पे जाके नोट्स में लिख लेना, या नहीं? ठीक है। बाकी जो है वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसमें लिख लेना। सारी चीजें तो मैं लिखवाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा ना, इसी में समझ तो गए ना आप कि भारतीय संविधान जो है वो अन्य स्रोतों से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब किसका? जापान से बताओ क्या था? नहीं, विधि द्वारा। चले आगे चले। नागरिकता कहां से ली गई है? नागरिकता कनाडा से ली गई है या ब्रिटेन से? एकल नागरिकता। चलो, विधि निर्माण, चलो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने पास से भी लिख लेना, किताब में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता बात करें तो नम्यता और अनम्यता। नेक्स्ट जो भी इसकी तीसरा नंबर चला ना, हाँ, तो नम्यता और अनम्यता। रेगुलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हमारा संविधान बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, कठोर भी नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है कि उसके मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई गुनाह करे और उसको सजा ना मिले, और उसमें संविधान संशोधन करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है कि रोज संशोधन हो जाए। उसका अपना एक प्रोसेस है, तो बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं नागरिकों को, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, ये भी इसकी विशेषता है, ठीक है। इमरजेंसी, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का प्रावधान है। एकल नागरिकता है, जैसे अमेरिका में, हाँ, दोहरी नागरिकता है। देखो अमेरिका की अगर बात करें, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अमेरिका में ध्यान रखना, अमेरिका की जब बात करते हैं तो किस अमेरिका की बात करते हैं? हाँ देखो, ये उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, ऐसे करके उत्तरी अमेरिका है ना। तो इसमें 3 बड़े देश हैं, ये ऊपरले वाला क्या है? कनाडा, ये यूएसए और ये मैक्सिको, ठीक है। तो जब अमेरिका की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जो बाइडेन की बात करते हैं, तो उसका मतलब है वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है? वहां पे जो ये जो है ना यूएसए, ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं और उन सब ने जुड़ के एक देश बनाया है, इसीलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे राज्यों में एक एग्रीमेंट है, इन सब के बीच में एक एग्रीमेंट है, उन सब से जुड़कर एक राज्य बना है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और वहां पर क्या है? वहां पर 2 झंडे हैं, जो फ्लैग है वो अलग अलग है। इस राज्य का अपना अलग होगा और जो पूरे देश का है वो अलग होगा। संविधान भी 2 हैं, उनका अपना एक राज्य का अलग संविधान है और देश का अलग संविधान है, ठीक है। नागरिकता भी उनके पास दोहरी नागरिकता है, राज्य की अपनी नागरिकता है और देश की अपनी नागरिकता है। लेकिन जब बात करते हैं भारत में एकल ही नागरिकता है, सिंगल है, ठीक है। तो क्या है कि चाहे वो कोई भी राज्य का हो, वो सिर्फ भारतीय होगा। संविधान भी एक ही है, भारतीय संविधान सिर्फ। ऐसा नहीं होगा, पहले जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब वहां भी सेम है। पूरे भारत के किसी भी राज्य में एक ही संविधान चलेगा, ठीक है। एक ही झंडा होगा, राज्य का कोई अलग झंडा नहीं होगा, राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ देश की नागरिकता होगी, ठीक है। ये तो शायद आप अच्छे से जानते होंगे। तो एक नागरिकता का मतलब यह है, और यहाँ पर क्या है? दोहरी नागरिकता है,
ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषता के। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना है क्या वास्तव में, अगर बात करें तो प्रस्तावना क्या है? हाँ, संविधान का एक आईना जो पूरे संविधान में है, वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको भी लिख लो, भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। अच्छा, ये प्रश्न यदि इस तरह से एग्जाम में आए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहा? आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी मौलिक अधिकार है ना, उन सबका रक्षक कौन है? आर्टिकल 32। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रश्न पूछा क्या गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर संविधान की आत्मा पूछे तो प्रस्तावना है, और ये लिखा है कि B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हमारे आर्टिकल सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का तो स्टार्टिंग तो आपको याद होगी, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो मेरे तो हिंदी में थोड़ी सी याद है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऐसे करके है। उसके लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना, विश्वास अभिव्यक्ति विचार धर्म उपासना वगैरह वगैरह ऐसा कुछ है ना। तो उसको एक बार पढ़ लेना, और हो सके तो याद भी कर लेना। याद हो जाएगी तो अपने आप में अच्छा भी रहेगा, क्योंकि उसमें से 1 या 2 प्रश्न आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अच्छा, कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे वो लिया कहां से गया है। कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कहां से लिया गया है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना। कहां से लिया गया है? फ्रॉम अमेरिका। और इसकी भाषा शैली कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। 2 चीजें, भाषा शैली इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ये प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। याद रहेगा? कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही? नहीं? लिखो, 13 दिसंबर 1946 में हाँ सुनो, नहीं, मैं आया था क्या काम से? आया तो बाहर हूँ। क्या हुआ? नहीं, तुम पी लो, मुझे टाइम लगेगा। हाँ, 13 दिसंबर 1940 में पंडित नेहरू को जानते हो? वेरी गुड। 13 दिसंबर 1940 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, सीबीएसई वालों को दिक्कत तो नहीं है कुछ? ऐसा कोई सब है नहीं, लिख सकते हैं, इतना तो है ना, है तो सब भारतीय ही, तो हिंदी तो आती होगी। हाँ, 13 दिसंबर 1940 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। लिख लिया? लिखो तो। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया और प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। यानी प्रस्तावना हमारा पहले क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का पहला नाम क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव। इसीलिए ना इसको प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। उद्देशिका भी तो बोलते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि ये पहले क्या था? ये उद्देश्य प्रस्ताव था, जो बाद में पास होकर क्या बन गया? प्रस्तावना। ठीक है, 22 जनवरी 1947 में ये क्या बन गया? प्रस्तावना। उससे पहले क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है,
याद रहेगी ये बात? पहले किस नाम से जाना जाता था इसे? उद्देशिका के नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। किसने पेश किया था? पंडित नेहरू ने। ठीक है, कहाँ पे? संविधान सभा में। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख लें इसमें। अच्छा, आगे वाली चीज, आगे क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें कुछ शब्द हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनका मतलब अगर पता होगा तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें पूछा जाता है कि इन शब्दों का मतलब क्या है एग्जाम में। प्रीएम्बल में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बस 4-5 वर्ड हैं, उनका मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, और फिर पूछे जाते हैं कि इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, ठीक है, कितने प्रकार के अवसर की बात की गई, ये चीजें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, और एक चीज पूछी जाती है इसमें कि संविधान प्रस्तावना का भाग है या नहीं है तो कब था, और अब नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके संबंध में 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड हैं इंपोर्टेंट, शब्दावली आप कहे हो तो शब्दावली लिख लो, या फिर जो लिखना चाहो लिख लो, वोकैबुलरी लिख लो। कुछ शब्द हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। अरे यार फोन बता रहे हैं। देखो, राज्य प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा? देखो, राज्य 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है उपनिवेश। मैं अगर बताऊं तो राज्य को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, अब बताना इस समय वर्तमान स्थिति हमारे देश की क्या है। सबसे पहले होता है उपनिवेश, कॉलोनी जिसे हम बोलते हैं, कॉलोनी है ना। दूसरा होता है अधिराज्य, और तीसरा होता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न को सोवरियन करके शायद बोलते हैं, है ना। प्रभुत्व संपन्न, अधिराज्य और उपनिवेश। राज्य को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो उपनिवेश क्या होता है, अधिराज्य क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। देखो, उपनिवेश जब किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लिया जाता है ना, तो वो उपनिवेश होता है। जैसे हम आजादी से पहले थे, अब उपनिवेश में क्या होगा, इनका जो देश का प्रमुख होगा वो भी इनके देश का नहीं होगा, और ना ही ये अपने देश के शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ठीक है, अगर हम बिल्कुल आप इसकी एक लाइन लिखो तो देश के शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए ये सक्षम नहीं होंगे। ये लिख लो, उपनिवेश का मतलब देश के शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए ये सक्षम नहीं होंगे, और देश का प्रमुख भी क्या होगा, विदेशी होगा। 2 चीजों पर फोकस करेंगे हम, निर्णय लेना और प्रमुख। देश का संवैधानिक प्रमुख क्या होगा, विदेशी होगा, उस देश का नहीं होगा। और शासनिक और प्रशासनिक, शासन और प्रशासन में अंतर जानते क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूं, शायद नए वाले बच्चों में अगर कोई बताए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। शासन और प्रशासन 2 चीजें होती हैं। कोई बताए, इधर से बताए कोई, नए वालों में से जो पहले मेरी क्लास ले चुके हैं, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, केवल वही बताना जो नए हैं। बताइए, शासन मतलब गवर्नमेंट। अरे कोई एक बता दीजिए। हाँ बताइए, आप खड़े होकर बताइए। शासन मतलब गवर्नमेंट, प्रशासन मतलब, और कोई? हाँ बैठ जाइए, वेरी गुड। और आप बताइए। प्रशासन में कार्यपालिका आ जाएगी। कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति भी आते हैं, IAS वगैरह। हाँ वेरी गुड, वेरी सही है। देखो, शासन में सिर्फ नेता, और प्रशासन की बात करें तो सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी है नहीं है DM, तो वो भी आएंगे। ठीक है, पुलिस वाले चाहे IAS हो IPS हो, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी वो सब प्रशासन में आते हैं, और जो नेता होते हैं वो सब शासन में आते हैं। जो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, हो सकता है दोबारा आ जाएं या ना आए। तो शासन मतलब नेता बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, और प्रशासन मतलब सरकारी कर्मचारी। तो शासनिक और प्रशासनिक लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए सक्षम ना होना तो क्या कहला होगा, उपनिवेश, कॉलोनी। और देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा, विदेशी होगा। ये होता है उपनिवेश में। इसके बाद आता है तुम्हारा अधिराज्य। अधिराज्य मतलब हाफ राज्य, अभी वो राज्य की कैटेगरी में है।
देश के जो शासन और प्रशासन निर्णय लेने की क्षमता है वो इनके पास होगी। शासनिक प्रशासनिक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख इस देश का नहीं होगा, विदेशी होगा। और यहां पर जो प्रभुत्व संपन्न है वो बिल्कुल फ्री है, वो शासनिक प्रशासनिक निर्णय भी लेगा और संवैधानिक प्रमुख भी उसी देश का होगा। तीनों चीजें समझ में आई। ऊपरी अधिराज्य में क्या होगा, शासनिक प्रशासनिक निर्णय ले सकता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख विदेशी होगा। विद एग्जाम्पल हमारे यहां क्या हुआ था, जैसे हमारा देश आजाद हो गया था, ठीक है, कब हुआ था आजाद, 47 में, 47 में आजाद हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। हमारे पास जो संविधान उस समय से लेकर 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बीच तक हम है ना अधिराज्य ही थे, ठीक है, हमारे पास अपना संविधान नहीं था, तो उस समय हमारे पास अपना कानून नहीं था, तो उस समय के पीरियड तक क्या थे, हम अधिराज्य थे। और जिस दिन से हमारा अपना संविधान, अपने कानून, अपने नियम हो गए ना, तो उस दिन से हम क्या बन गए, उस दिन से हम प्रभुत्व संपन्न बन गए। यानी पहला ये थे, फिर ये बने और फिर हम ये बने। और आज के समय में क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। हम अपने देश के शासनिक प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हमें किसी से परमिशन लेनी नहीं पड़ती, अमेरिका से या फिर रूस से या जापान से। तो खैर जापान तो छोटा सा है, ठीक है। जापान के बारे में आप जानते होंगे, जापान का जब नाम आया तो जापान पूर्व में पड़ता है सबसे, और कितने द्वीपों से मिलकर बना है, 4 द्वीपों से। जापान की बात करें तो जापान यहाँ पड़ता है, विश्व का नक्शा अगर इसे पूरा बनाए तो ये 4 द्वीप हैं। और जापान को सूर्य का उत्तम देश कहते हैं ना, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है और सबसे पहले कहाँ जाएगा, जापान में जाएगा। और जापान कितने देशों से बना है, 4। नाम जानते हैं, सॉरी द्वीप, हाँ सॉरी 4 द्वीप से मिलकर बना है। और द्वीप के नाम जानते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशो, ठीक है। इनका क्रम आता है एग्जाम में, ऊपर से नीचे तक या फिर दक्षिण से उत्तर तक, होक्काइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशो, ठीक है। तो हम कहाँ थे, तो सबसे पहला जो शब्द था, राज्य 3 कैटेगरी में है ना, और इस समय हम क्या है, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे प्रस्तावना में जो है शब्द है ना, उनका मतलब समझ रहे थे। तो आई थिंक ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम अपने देश के शासनिक और प्रशासनिक निर्णय भी ले सकते हैं और संवैधानिक प्रमुख भी हमारे देश का होगा, ये होता है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। दूसरा शब्द की अगर बात करें तो लिखे आप समाजवादी, सोशलिस्ट, प्रस्तावना में शब्द आया ना समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट, इंग्लिश में से बोलते हैं सोशलिस्ट, है ना। तो सरकार 2 तरह की होती है, किसको, अधिराज्यों को एक तरह से शायद को स्टेट बोलेंगे, को स्टेट, मैं लिख के तो लाया था। ठीक है, तो दूसरा है समाजवादी, ठीक है। तो 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक पूंजीवादी सरकार होती है और एक समाजवादी सरकार होती है। पूंजीवादी सरकार और समाजवादी सरकार में बेसिक सा अंतर होता है, कोई बताएगा, मैं तो बता ही दूंगा। समाजवादी में सबको एक बार लेके चलते हैं, ठीक है। और पूंजीवादी में क्या होता है, जो उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, जो मेन सोर्स होती हैं, उनपे पूंजीपतियों का अधिकार होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता। उत्पादन के साधनों पर समाजवादी की बात करें तो समाजवादी उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, सरकार बनाएं आप ऐसे, सरकार और 2 बना लें, पूंजीवादी और एक समाजवादी। पूंजीवादी सरकार में लिख लेना, उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता। और समाजवादी की बात करें तो सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, सबको समान लेके चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। उत्पादन के साधन मतलब जो रिसोर्स होते हैं ना, जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितनी भी सर्विस होती हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, सेवा जानते हो, सेवा सर्विस, तो सर्विस पे अगर सरकार का अधिकार है, ठीक है, तो वो समाजवादी सरकार है। और यदि नहीं है, यदि पूंजीवादी है, तो उस पर सरकार का अधिकार नहीं होगा। सरकार का कुछ शेयर हो सकता है, लेकिन पूरा सरकार का अधिकार नहीं होगा, जैसा अमेरिका में है ना। अच्छा, वास्तव में अच्छा पूंजीवादी सरकार में सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता और समाजवादी सरकार में सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था भी ऐसी होती है, एक पूंजीवादी होती है और एक समाजवादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ सरकारी भी है
और प्राइवेट भी हैं। ये 1991 के बाद हुआ, जब से नई नीति आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी, क्योंकि सरकारी की स्थिति जो बहुत खराब चल रही थी, तो जो प्राइवेटिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या करा, जो प्राइवेट सेक्टर के रूल थे ना, उनके रूल को थोड़ा सा इजी कर दिया, मतलब जो नियम बनाए थे, मानक बनाए थे, उसको आसान कर दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर आ गया है। और उसी के बाद से इतना प्राइवेट सेक्टर आ गया कि आज के समय में लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे टीवी चैनल सारे प्राइवेट हैं, है नहीं? सरकारी कोई देखता है? मुझे तो लगता नहीं कोई देखता होगा। स्टार प्लस पर आप देखते हैं सरकारी? वेरी गुड, अगर देखते हैं तो अच्छा है। दो हैं एक समय, हाँ, दूरदर्शन, पहले एक दो डीडी नेशनल, दूरदर्शन वगैरह वगैरह आते थे, पहले वही था सरकारी। उसमें वही पुराने सुराने नाटक वो आते रहते हैं, संगीत पंगीत से भी देखो तो वही, ठीक है। फिर न्यूज अच्छी आती है उसपे। तो मतलब ये है कि प्राइवेट सिम, अगर सिम कंपनी की बात करें, मोबाइल कंपनी की, तो सरकारी कंपनी का मोबाइल है किसी के पास? सिम है मुश्किल से एक या दो के पास होगा, BSNL, MTNL वगैरह। ज्यादातर सभी के पास प्राइवेट है ना, तो ज्यादातर प्राइवेट चीजों को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये जरूर भी था उस समय, स्थिति अगर सुधार नहीं थी तो, ठीक है। तो ये हो गया। सरकार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब क्या होगा? जो नियंत्रण होता है किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में नहीं होता, कुछ लोगों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में, ठीक है। और समाजवादी सरकार में सीधा नियंत्रण किसके पास होता है? सरकार का, ठीक है। तो ये हो गया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द लिख लो, पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे पंथ निरपेक्ष को? लिख लो, सेकुलर है। अच्छा देखो, इसमें 2 चीजें हैं। पहले क्या था? पहले कहा जाता था कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है ना, धर्मनिरपेक्ष, हमारा धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अब क्या है? अब है पंथ निरपेक्ष। क्या ना, इसका मतलब यह है कि हम सभी धर्मों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो हमारा कोई धर्म हो या ना हो, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो यह है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। सेकुलर, अगला शब्द है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी। इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। लोकतांत्रिक, एक इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने दी है। हाँ, जनता का जनता द्वारा ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोकतांत्रिक है ना। लोकतांत्रिक, देखो 2 तरह की सरकार होती है। एक चुनाव निर्वाचन 2 तरह से होता है, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है? जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है ना, और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होगा? जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेगी, जनता ने जिन लोगों को चुन रखा है वे लोग चुनाव करेंगे, वे वोट करेंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में आप थोड़ी ना वोट करते हैं, लेकिन आपके द्वारा चुने हुए विधायक या फिर सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे कहते हैं आप गांव से हैं तो प्रधान को चुनते हैं, ठीक है। MP को आप डायरेक्ट चुनते हैं, MLA को आप डायरेक्ट चुनते हैं, है ना। और स्कूल कॉलेज में भी आजकल चुनाव होते हैं, अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़े हो तो। कॉलेज में पढ़े होंगे, बाकी तो गुरुकुल में तो कोई पढ़ता नहीं होगा। आजकल मतलब कॉलेजों में भी चुनाव होने लगे हैं ना, होते हैं ना। हो सकता है आपने किसी ने चुनाव लड़े भी हो, वोट तो की होगी, आपने लड़ा है, अरे वो जीते थे, वेरी गुड, पार्टी चलो खैर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब यह है कि आजकल कॉलेजों में भी चुनाव का मतलब इतना बढ़ गया, कॉलेजों में भी होता है, सरकारी दफ्तरों में भी होते हैं, हर जगह आजकल चुनाव होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्कूल में चुनाव होने की, स्कूल और कॉलेज में जो चुनाव होते हैं ना, ये बेकार है, इसकी वजह से कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति पे नहीं, या नहीं। वही तो बेकार की चीज़ है, पता नहीं क्यों सरकार ने परमिशन दे रखी चुनाव करने की, तो वहाँ चुनाव की मुझे लगता नहीं कि कोई वास्तव में आवश्यकता है। वो तो सब पढ़ाई से मन भटक जाता है सबका, राजनीति होती है, लड़ाई वड़ाई होती है, कोई फायदा है नहीं, है जी। हाँ हाँ हाँ, बंद हो गया, अब नहीं होंगे। वो तो कोरोना ने बंद करवा रखे हैं। अच्छा बिल्कुल बंद, सही है, नहीं हुआ तो बंद होना चाहिए। अच्छा हाँ बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। वास्तव में चुनाव की स्कूल और कॉलेज में तो आवश्यकता है ही नहीं। अगला एक शब्द आता है गणराज्य, रिपब्लिक। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं उनका मतलब समझ रहे हैं, ताकि हमें एक एक शब्द का मतलब पता चल जाए और हम प्रस्तावना को अच्छे से समझ जाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या शब्द है? गणराज्य या गणतंत्र।
इसको अगर एक साधारण सी भाषा में, राज्य का जो प्रमुख होगा ना, राज्य का संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत समझते हैं आप? राजा का बेटा राजा, वंशानुगत। वंशानुगत जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा वो क्या होगा? वंशानुगत नहीं होगा। ये होता है गणतंत्र। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को भी मिलती हैं। जैसे अखिलेश यादव सीएम थे, उनके बाद उनके बेटे सीएम बने। अरे सॉरी, मुलायम सिंह, हाँ मुलायम सिंह सीएम थे, उनके बेटे अखिलेश यादव क्या बने? सीएम बने, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन जनता के द्वारा। चुनाव जनता के द्वारा होगा, है ना। चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा। गणतंत्र का मतलब समझ गए? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो जो, ठीक है, वो मतलब वंशानुगत नहीं होगा, मतलब चुनाव करके आएगा। जो भी आएगा वो क्या होगा? इलेक्शन जीत के आएगा, चुनाव करके आएगा। सीधा सीधा नहीं कि भाई जो भी बन गया उसका बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। राजतंत्र बोलते हैं, राजतंत्र। क्या होता है उसे? बोलते हैं राजतंत्र। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है ना। वंशानुगत नहीं होगा। अब एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि प्रस्तावना में, अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसमें लिखे न्याय, हेडिंग लिखे न्याय। न्याय प्रश्न आता है एग्जाम में कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहां लिख लेना 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक, नैतिक नहीं, राजनीतिक। इंग्लिश में लिख लोगे ना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। कितने प्रकार के न्याय की गई बात की है प्रस्तावना में? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कितने प्रकार की फ्रीडम? 5। पांच प्रकार के, ऐसे करके एक चार्ट बना ले। 5 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अब इंग्लिश में पूछोगे? हाँ, विचार तो आप जानते ही हैं, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तो किसी पे करते ही नहीं हम हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, रिलीजन है ना, और उपासना। एक अद्धा मीनिंग अगर ना पता हो तो देख लेना घर जाके। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी क्या बिल्कुल खराब है। समझ में आना चाहिए या नहीं? समझ में आ रहा? तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? अरे न्याय पूछ रहा हूं ना, न्याय। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, ठीक है। अवसर या समता, समता लिख लो, समता। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 2। समता, समता को क्या बोलेंगे? पैरिटी बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वालिटी है ना। तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। वही बना लेंगे चार्ट ऐसे करके। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? स्टेटस। हाँ, स्टेटस ठीक है, स्टेटस लिख लो, स्टेटस ही बोलते हैं। स्टेटस बोलते हैं, एक शब्द और है प्रेस्टीज करके, वो भी होता है। और अवसर की समता, चांस, सबको बराबर का चांस मिलना चाहिए ना पढ़ाई में। तो 3 चीजें हैं, 3 चीजों की बात प्रस्तावना में की गई है। न्याय कितने? 3 और समता 2, फ्रीडम 5, ठीक है। अब बात आती है जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है।
तो वर्तमान में बात करें तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? है, प्रस्तावना भाग है। और यदि है तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होता तो इसमें क्या होता? संशोधन नहीं होता। और इसमें संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ है ना। हाँ, 42 अमेंडमेंट हुआ है ना 1976 में, है ना। ये अपने आप में इतना बड़ा संविधान संशोधन था, 42वां। ये तो सबके याद होना चाहिए, 42वां 1976 में ना, 1976 में, कि अपने आप में इतना बड़ा संविधान था कि इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान बोला गया है। इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। ठीक है, तो इसके बाद में दो महत्वपूर्ण बात है, वे भी लिख लो, ताकि मैं सोचा था अभी टाइम है तो अगला चैप्टर भी आज शुरू कर दूं, क्योंकि ये सब चीज तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट वाद केस। सबसे पहले है बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। बेरुवाड़ी मैं लिख देता हूं, दो वाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना से संबंधित। बेरुवाड़ी 1960, बेरुवाड़ी संघ मामला। हाँ हाँ हाँ, बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 वर्सेस सरकार। ये सारे सरकार के वर्सेस हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मना कर दिया। प्रश्न कैसे बन सकता है वो आप समझ जाना। बेरुवाड़ी जो है 1960 में था और मना कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसके 13 साल बाद केशवानंद भारती, 13 साल बाद यानी कब होगा? 1973, केशवानंद या नंदा भारती, केशवानंद भारती 1973, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ध्यान रखना, 60 में मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने और 73 में कह दिया। ठीक है, हाँ, केरल राज्य वाली है, केरल राज्य वाली है। सारे जितने भी अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट विवाद होते हैं ना, सब केरल में होते हैं। इसकी वजह, हाँ, वहां लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हैं। हाँ हाँ, बेरुवाड़ी कब हुआ था? 1960, केशवानंद भारती 1973। बेरुवाड़ी में क्या कहा गया? मना कर दिया, संविधान का भाग नहीं है। और 73 में क्या कह दिया? मान लिया। अब जब मान लिया तो क्या होगा? कट्टा पिट्टी, संशोधन होगा नहीं होगा? अब जब शरण में आए गए हो तुम संविधान के, तो संविधान में तो संशोधन हो सकता है, इसमें भी संशोधन कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप, देख लो, इसी के परिणाम स्वरूप 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया। हाँ, 76, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हो गया? एक बार प्रस्तावना को रिवीजन कर लें और थोड़ा सा नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में सबसे पहले क्या पढ़ा? ये कहां से लिया गया है। प्रस्तावना का जो आज हमने पढ़ा ना, उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या हमारा टॉपिक क्या था? हमने सबसे पहले देखा था कि संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी। संविधान क्या होता है? संविधान में क्या क्या चीजें होती है? भाग होते हैं, आर्टिकल होते हैं, अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, उससे क्या चलता है? देश चलता है। ठीक है, और पुलिस अपनी कार्रवाई किसके हिसाब से करती है? आईपीसी के हिसाब से, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। और जब बात कोर्ट में जाती है, जज साहब जो फैसले सुनाते हैं, सेक्शन सुनाते हैं, सेक्शन इतनी धारा के तहत वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो क्या होती है? वो सीआरपीसी होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये चीज देखी। उसके बाद हमने संविधान में देखा कि संविधान में भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है, ये चीज देखी थी। समझ गए होंगे आप?
उसके बाद हमने प्रस्तावना पढ़ा। प्रस्तावना में सबसे पहले पढ़ा हमने कि चीजें कहां से ली गई हैं। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा शैली कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका मतलब क्या है। जैसे कि हमने देखा प्रभुत्व संपन्न एक शब्द आया था। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है उसका मतलब हमने समझे। प्रस्तावना हमने बताया कि देश 3 तरह के होते हैं, राज्य 3 तरह के होते हैं ना। राज्य का मतलब स्टेट से नहीं होता। देखो जब हम संविधान पढ़ते हैं ना, संविधान में जब राज्य शब्द आता है तो उसका मतलब किसी स्टेट से नहीं होता, देश से होता है। तो राज्य 3 कैटेगरी में हमने देखे थे। सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले उपनिवेश, कॉलोनी, फिर अधिराज्य देखा था और फिर प्रभुत्व संपन्न। 3 तरह से थे। वर्तमान में हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। हमने गणराज्य देखा था, ठीक है, सरकारी समाजवादी देखा था। तो इस तरह से हम 4-5 शब्द देखे थे, उनके मतलब हम समझे। फिर हमने 2 वाद भी देखे लास्ट में, केशवानंद भारती और दूसरा बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में बेरुवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मना कर दिया। और 13 साल बाद एक दूसरा वाद हुआ केशवानंद भारती, उसमें क्या कहा गया? 1973। हाँ, केशवानंद भारती कब हुआ था? 1973। उसमें मान लिया गया। अब जब मान लिया गया तो जस्ट अगले साल, वो सॉरी 73 में हुआ था ना, 76 में 2-3 साल बाद क्या हुआ? संशोधन कर दिया, 3 शब्द जोड़ दिए गए। ये प्रस्तावना था। अब आप प्रस्तावना के सवाल घर पे जाके देखोगे ना, अगर ये आपको याद रहा तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। बस 2-3 सवालों को छोड़कर ज्यादातर सवाल आपके हो जाएंगे। आप देखना लास्ट ईयर से जाकर। ठीक है, आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। यदि अम्बेडकर साहब की बात पूछे तो आर्टिकल 32। ठीक है, अब आते हैं भाग 1, संविधान का भाग 1। हेडिंग लिख लो, संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। चीजें याद हो रही नहीं हो रही? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, भाग 1 क्या नाम है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अच्छा, अनुसूचियां आप सबके याद है नहीं? अच्छा, कितने बच्चों के अनुसूचियां याद नहीं है? याद नहीं है? अरे कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, अनुसूची पढ़ लेते हैं, फिर आगे जब भी चलते हैं। ठीक है, तो अनुसूची में सबसे पहले अनुसूची 1। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है ना। चलो अनुसूची याद कराता हूं आपके। कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। देखो प्रश्न एग्जाम में आया तो याद रखना, मूल संविधान की बात कर रहा है, फिर वर्तमान संविधान की। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो अनुसूची 1, देखो अनुसूची 1 हो, भाग हो या फिर अनुच्छेद हो, सब में सिर्फ नाम की बात की गई है। तो अनुसूची 1 में क्या मिलेगा? अनुसूची 1 में हमारे राज्य और देश का नाम है। देखो अनुसूची 1 राज्य तथा देश का नाम। अनुसूची 1 में क्या है? नाम, भारत का नाम और उसके राज्य के नाम। अनुसूची 2 वेतन तथा भत्ते, सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते। अब शॉर्ट में लिखने बस वेतन। देखो नोट्स जब बनाते हैं तो 2 तरह के नोट्स बनते हैं आपको। एक तो बनते हैं फुल नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो आप भी 2 तरह के नोट्स बनाना। जैसे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो एक तो फुल आप जो लिख रहे हैं वो तो है फुल नोट्स। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मान लो अनुसूची वाले नोट्स की अगर बात करें तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाम। 2 क्या लिखेंगे? वेतन। पूरा नहीं लिखेंगे, सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। अब उसका जो कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड, उसे लिखेंगे। 3 में क्या लिखेंगे? शपथ। 4 में क्या लिखेंगे? राज्यसभा। ऐसे करके शॉर्ट नोट, ऐसे आपके आर्टिकल के। और आर्टिकल आपके धीरे धीरे कम से कम 100 तक क्या हो जाएंगे। और जब मैं लिखने के लिए कहूँ तो 15 मिनट में आप 1 से लेकर 100 तक छाप दोगे की नोट्स में। 1 में यह है, 2 में दूसरा एडमिशन, तीसरे में क्या होगा? तीसरे में डिवीजन, चौथे में विधि वगैरह वगैरह, ऐसे 5 में यह आना जाना छड़ा, ऐसे करके आपके 100 तक याद हो जाएंगे रेगुलर कंटिन्यू। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनेंगे आपके? 2 तरह के। फिलहाल आप फुल नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन करते करते बना देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना समय नहीं होता कि आप पूरे नोट्स को पढ़ सकें अच्छे से। क्या काम आते हैं? शॉर्ट नोट्स से काम आते हैं ना। वैसे नोट्स मैं भी आपको दे दूंगा, मेरे पास भी अपने PDF नोट्स हैं, मैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहले में क्या है? नाम। दूसरे में क्या है? वेतन तथा भत्ते। जितने भी पदाधिकारी है ना, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है,
राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ना, इन सब के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वेतन अलग होता है, वेतन के बाद जो उसे सुविधा दी जाती है ना, उसे भत्ते कहते हैं ना। यात्रा भत्ता दिया जाता है ना, मकान किराया दिया जाता है, तो वो सब चीजें भत्ते में आती हैं। और वेतन मतलब बेसिक सैलरी आपकी, ठीक है। 3 में क्या है? शपथ। इन अधिकारियों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी, कौन देगा, ये कहां लिखा है? अनुसूची 3 में लिखा है। 4 में राज्यसभा की सीटों का वर्णन। ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी में बताना हो, हाँ ये दिक्कत हो सकती है। पहले में नाम तो है, कॉमन सी बात है, दूसरे में सैलरी, तीसरे में कोर्ट है ना, कोर्ट में राज्यसभा, स्टेट काउंसिल, सीटों का वर्णन, कितनी सीटें किस राज्य में रहेंगी। अब वो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पहले की बात करें तो प्रश्न आता था कि कितनी अनुसूचियां हैं। जब स्टार्टिंग में वनडे एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। बात करते हैं पीसीएस के एग्जाम या आईएएस के एग्जाम में, तो उसमें विषय पूछ लेते थे पहले कि दूसरे विषय में क्या है, तीसरे विषय में क्या है। लेकिन अब एग्जाम का लेवल और बढ़ गया, तो प्रश्नों को पूछने का तरीका भी बढ़ गया। यदि किसी राज्य में एक राज्य के 2 टुकड़े होंगे, ये मान लो एक राज्य के 2 टुकड़े होंगे, तो कौन कौन सी अनुसूचियों पर प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन कौन से में पड़ेगा? अब तक हम जितनी पढ़ चुके हैं, एक तो पहले वाले में चेंज होगा भाई, एक राज्य के 2 राज्य होंगे तो 2 नाम भी तो होंगे, तो पहले वाली अनुसूची में संशोधन होगा। 4th में भी होगा राज्यसभा की सीटें, वहां तो उस राज्य की कितनी सीटें होनी है वो सब तो डिसाइड होगी, है नहीं? तो ये चीजें समझने वाली होंगी। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें आपको जो समझने की क्षमता वो भी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो पहले में नाम याद हो गया, पहले में क्या है? नाम, दूसरे में, तीसरे में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था। आपने लिख रखा क्या? क्यों आपने लिख रखे? वेरी गुड। अभी लिखे या पहले से याद है? वेरी गुड, याद होने चाहिए। देखो नहीं तो अभी याद हो जाएंगे। 5 में क्या है? एससी और एसटी के प्रशासन की व्यवस्था। 6, अरे वाह, एटीएमएम क्या होता है मैं बता दूं। अब कुछ सोच रहे होंगे एटीएमएम क्या? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है ना, इनमें प्रशासनिक व्यवस्था। देखो एक बार हम देख लेते हैं इधर का नक्शा। ऐसे करके हमारी 7 सिस्टर है इधर की तरफ है ना, ये सिक्किम है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता, शायद दिखाई दे रहा होगा पीछे। ये क्या है? सिक्किम है ना, सिक्किम अलग। तो 7 सिस्टर इधर कैसे हैं देखो। क्या संबल ये यहां तक मिल जाएगा सोचो, समझ गए। अब बात करते हैं एटीएमएम, एटीएम और एम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्या है? मेघालय। इसमें 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंती, आपने पढ़ी होंगे ना, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी जयंती की वजह से। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासिन नाम में। चेरापूंजी में पहले होती थी, अब होती है मासिन नाम में, और कुछ समय बाद ये भी चेंज आएगा, 10-15 साल बाद। ये जो केंद्र है ना बारिश का वो इधर घटता जा रहा। चलो ज्योग्राफी क्लास में बताएंगे। तो असम, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम और ये क्या है? ये मेघालय। ये वाला असम वाला क्षेत्र है, ये वाला है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मणिपुर, ये नागालैंड है ना। तो ये 7 सिस्टर है। सिक्किम नहीं आता, ध्यान रखना, 7 सिस्टम में सिक्किम नहीं आता, ये बाकी 7 आते हैं। तो हम कहाँ पहुंच गए? 6 तक हो गए। 7 शक्तियों का बंटवारा, 6 से 7 और 6 से शक्तियों का बंटवारा। कितना आसान है याद रखना। शक्ति जानते हो? शक्ति मतलब विषय, किस विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगा और किस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और किस विषय पर कानून दोनों बनाएंगे। समवर्ती 3 होती है ना, हाँ समवर्ती, ये भी हम पढ़ाएंगे। फिलहाल 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। एक बार रिवीजन करें। 1 में क्या है? नाम, 2 में, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में एससी एसटी, 6 में एटीएमएम, 7 में शक्तियों का बंटवारा। 7 तक याद हो गया? अब तो कोई ऐसा नहीं है जिसके 7 तक याद ना हो,
लगभग लगभग सबके याद होगी, और जिसको लगता है कि नहीं है एक बार घर जाकर पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है। 8 क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? वर्तमान में 22। ये भी लिख लेना, मूल संविधान में 8 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 14 और वर्तमान में 22। मूल संविधान में कितनी थी? अब कितनी है? 22। नेक्स्ट कौन सी है? 9वीं है ना, 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण लाइन आपको लिखनी है। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 यही था, भूमि सुधार। हाँ, प्रथम संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 50 में। और पहला करेक्शन कब हो गया? अगले साल। नौ तक याद होगी सबके? 8 अब हम जो 4 पढ़ेंगे, ये चारों क्या है? ये बाद में ऐड की गई है ना, तो चारों के संबंध में हमें संविधान संशोधन भी पता होने चाहिए। ठीक है। 10 दल बदल, आपको तो सब आता है पहले से, आप भविष्य के सिविल सर्विस हो। 52वां संविधान संशोधन 85, वेरी गुड। 52वां संविधान संशोधन 1985। 9वां पहलवा संविधान संशोधन था 51 में, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। एक बार रिवीजन करें, कोई डाउट? 1 में नाम, पहला संविधान, पहला आर्टिकल हो, भाग हो या फिर अनुसूची, उसमें नाम की बात है। ठीक है, सबसे पहले हर चीज में नाम ही तो होता है, तो नाम। 2 में वेतन, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा की सीटें, 5 में SC ST, 6 में ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ATMM से काम नहीं चलेगा, आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए, है ना। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है। 6 में 6 में हाँ 7 में है वो शक्तियों का बंटवारा ना। हाँ 7 में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। 8 में भाषा, कितनी भाषा वर्तमान में? 22। 9 में भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन। हाँ 10 में दल बदल, 52वां संविधान संशोधन। 10 तक तो याद होगी ना सबके? अब तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे याद नहीं है। 11वां और 12वां, 11वां पंचायती राज, 72वां संविधान संशोधन। और 12 में नगर पालिका, नगर निकाय। हाँ, 72 ये 1992 में बने थे, लेकिन 93 से लागू हुए थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों बराबर हैं, 11वां और 12वां। 11वां क्या है? नगर भूमि पंचायती राज, और 12वां है नगर पालिका या नगर निकाय। अरे यार, दोनों 92 में, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन थे। 73वां और 74वां। क्लास होगी पूरी? कितने बजे तक चलेगी? वो गलत चली गया घड़ी, मुझे लग रहा था 9:30 बज गए। अच्छा, गलत चल रही। मैं सोच रहा कि मैं घर कैसे जाऊंगा, अंधेरा हो जाएगा। तो 12 की 12 अनुसूची याद होगी? अब तो कोई है नहीं जिसको याद नहीं हुआ। लिख के दिखा सकते हैं बिना देखे, स्पीड से, शॉर्ट नोट्स में दिखाना। देखो कौन पहले लिखता है शॉर्ट नोट्स। पूरा नहीं लिखना, केवल की पॉइंट्स लिखना, हर अनुसूची का की पॉइंट्स। एक तरफ 1, एक तरफ नाम, एक तरफ 2, दूसरे में क्या लिखेंगे आप? वेतन, तीसरे में शपथ, फोर्थ में हाँ शॉर्ट नोट्स बना के दिखाओ। स्पीड
वेरी गुड, सुपर। अब देखो सब आपकी तरफ देख रहे हैं, लिखना छोड़ दिया सबने। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिनका हो गया, कुछ लोगों ने सिर पकड़ लिया, कोई बात नहीं। देखो कुछ अगर लेट भी लिख रहे तो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो वो है ना, अभी तो नापिए छोटी सी बूंद, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, वो सुनी होगी आपने लाइन, तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो नापिए 2 गज जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। एक ऐसे है शेर, कुछ लाइन आगे चले। अब हम पढ़ेंगे, अब तो सबके याद हो गया ना अनुसूची। आपको कोई डाउट अनुसूची में? अनुसूची से कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बचने, मतलब आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब आपको पूरा नंबर देके जाएगा, ठीक है। अनुसूची आपने पढ़ ली, प्रस्तावना आपने पढ़ लिया, संविधान को आपने देख लिया कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नहीं देखा? वो मना कर रही मैडम, नो 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 है। अच्छा क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि नहीं मना कर रही है कि मैंने नहीं पढ़ा। चलो अब हम पढ़ेंगे संविधान का पहला भाग, संविधान तथा उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में 3 बातें कही गई हैं। भाग पहला और अनुच्छेद पढ़ेंगे, भाग का केवल नाम होगा, हम पढ़ेंगे सिर्फ आर्टिकल। अब ये मान के चलो हमारे आर्टिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में 3 बातें। भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। संघ का मतलब है यूनियन। इसकी दूसरी बात, राज्य आपको अनुसूची 1 में देखने को मिलेंगे। राज्यों का नाम अनुसूची 1 में लिखित होगा। और तीसरी बात, राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, 3 श्रेणी बनाएंगे। अनुच्छेद 1 में हमें 3 बातें देखने को मिलेगी। भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का नाम, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब का नाम कहां लिखा होगा? अनुसूची 1 में। और राज्य की 3 कैटेगरी हमारे यहां पे होंगी। कितनी कैटेगरी? 3। नंबर 1 राज्य, जो बड़े राज्य है ना। कितने राज्य हैं इस समय? 28 स्टेट्स। नंबर 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं? 8 है। तीसरा बताओ, तीसरा है अर्जित क्षेत्र, एक्वायर एरिया। कितने हैं? 8 0, कोई नहीं है। ये आर्टिकल 1 में है, और कुछ नहीं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 खत्म। हाँ आर्टिकल 1 अर्जित क्षेत्र, हाँ मैं बता रहा हूं अर्जित क्षेत्र क्या है। देखो अब समझ लो, समझ लिख लिया ना। आर्टिकल 1 में कितनी बातें? आर्टिकल 1 में 3 बातें। पहले भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन है ना। दूसरा भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब का नाम कहां देखने को मिलेगा? अनुसूची 1 में, वो उसकी तरफ इशारा कर दिया। और तीसरे में कहा गया कि भारत के जो राज्य होंगे, अच्छा ठीक है, इसके बाद भारत के जो राज्य होंगे वो 3 कैटेगरी में रखे जाएंगे। राज्य नंबर 2 यूटी और नंबर 3 अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र क्या है? वास्तव में कोई भी अर्जित क्षेत्र फिलहाल हमारे पास नहीं है। भविष्य में यदि किसी के देश के साथ हमारा युद्ध होता है और उसके क्षेत्र पर हम अधिकार कर लेते हैं तो उसे कहां रखेंगे? इसमें रख देंगे, इस श्रेणी में रखेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत किसी से लड़ता है नहीं और ना छिन्ना झपटी करता किसी से। ये पहले होता था, लेकिन व्यवस्था है, भविष्य में जरूरत पड़ी तो अपने यहाँ रख लेंगे इस वाली कैटेगरी में। फिलहाल ऐसा नहीं है, हमारे पास एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो मेरी क्लास आज की यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और ठीक है बाकी क्लास में कल इसी तरह से हम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सारे आर्टिकल आपके याद हो जाएंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।